हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी कर्ज, जो कि एक शांगवन एफएफ है और एक टाइम ट्रैवल स्टोरी है। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी ने एक गुरु को ढूंढ लिया था जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो उन्हें टाइम में पीछे भेजे। गुरुजी ने कहा था कि वो उन्हें टाइम में पीछे भेज सकते हैं, तब जहाँ तक उनकी ये कर्ज स्टार्ट हुआ था, जिसके लिए वो विंग और वांग जी को आपस में बात करने का मौका देते हैं ताकि वो आपस में बात कर सके, क्योंकि टाइम में पीछे ये दोनों ही जाएंगे। वो दोनों आपस में बात करते हैं, अपनी फैमिली में बात करते हैं। यानली तो इसके बिल्कुल खिलाफ थी, यहाँ तक कि लान सिचैन भी, लेकिन जब वो दोनों समझाते हैं तो वो मान जाते हैं। अभी लान सिचैन इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं और वो सीधा वी फैमिली के घर जाते हैं, जहाँ वो उनसे बात करते हैं। हालांकि उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन उनके भाई जो कि उनके कर्ज को ख़त्म करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना वो भी अपने इस ख़ानदानी दुश्मनी को ख़त्म करें। और इसीलिए उन्होंने अपनी इस ख़ानदानी दुश्मनी को कुछ टाइम के लिए साइड में रख दिया था, और वो लोग साथ में इस बारे में बात करते हैं, जहाँ वो विंग और वांग जी को समझाते हैं। विंग और वांग जी उनकी बात समझ जाते हैं और वो उनसे प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी लाइफ का पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। ये बात वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही कहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी लाइफ बचेगी या नहीं। क्या पता इस टाइम ट्रैवल के वक्त उनकी जान चली जाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि आखिर समय उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। वो दोनों बहुत टाइम तक अपनी फैमिली से डिस्कशन करते हैं। उसके बाद वो वापस उसी आश्रम में आते हैं, जहाँ वो उस गुरुजी को देखते हैं जो कि अपनी मेडिटेशन के स्टेट में थे। उनके चारों तरफ एक एनर्जी बैरियर बना हुआ था, जो कि विंग और वांग जी को उनके करीब भी नहीं आने दे रहा था। विंग और वांग जी की पावर्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो उस बैरियर को तोड़ भी नहीं पा रहे थे। ये चीज़ देखकर वो दोनों शॉक थे, लेकिन फिर वो दोनों वहाँ पर वेट करते हैं। कुछ घंटों बाद उन गुरुजी की जो मेडिटेशन स्टेट थी वो उससे बाहर आते हैं। वो विंग और वांग जी को देखते हैं और उनसे पूछते हैं, तो क्या तुम दोनों तैयार हो? जिस पर वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। फिर वांग जी उनसे पूछता है, हम वहाँ जाएंगे तो क्या हमारी जान पर भी खतरा है? जिस पर वो कहते हैं, नहीं, तुम्हारी जान पर कोई खतरा नहीं है, तुम्हारी जान सिर्फ तुम्हारे ब्लड लाइन के लोग ही ले सकते हैं। जिस पर विंग पूछता है, आप साफ साफ बताइए। जिस पर वो गुरुजी कहते हैं, तुम्हें टाइम में पीछे जाओगे, उस वक्त तुम इनविजिबल रहोगे, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, और तुम्हें जो देख पाएगा वो सिर्फ तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर ही होंगे। जिस पर विंग पूछता है, आप हमें कितने साल पीछे भेज रहे हो पहली बार में? जिस पर वो गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हें पहली बार 100 साल पीछे भेजूंगा। जिस पर विंग चौंक कर कहता है, क्या ये कर्ज 100 साल पुराना है? जिस पर वो गुरुजी कहते हैं, नहीं, उससे भी पुराना, लेकिन अगर वहाँ तुम्हें इसका तोड़ मिल जाए तो ठीक है, और यहाँ तुम्हारे साथ मेरी सोल का एक छोटा सा टुकड़ा भी जाएगा जो तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम वहाँ किसी ऐसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते जिससे टाइम लाइन बिल्कुल चेंज हो जाए, वरना जो वहाँ तुम चीज़ें चेंज करोगे वो यहाँ पर भी चेंज होगी, इसलिए तुम वहाँ सिर्फ अपने उस कर्ज को ही तोड़ोगे। जिस पर विंग और वांग जी हाँ में सिर हिलाते हैं कि वो टाइम किसी और चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने इस कर्ज से ही छुटकारा लेंगे। और गुरुजी उनसे कहते हैं कि 2 दिन बाद वो उनके टाइम में पीछे जाने के प्रोसेस को शुरू करेंगे, जिसके लिए विंग और वांग जी हाँ में सिर हिलाते हैं। और 2 दिन बाद वो लोग वापस उनसे मिलते हैं, जहाँ उन्होंने उनके लिए एक बहुत बड़ा एरे बनाया था, जिसे देखकर विंग कहता है, ये क्या है? जिस पर वो गुरुजी कहते हैं, ये एक स्पेल है, इसे कास्ट करके तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। ये टाइम में पीछे जाने की पावर मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है, और इसका इस्तेमाल मैं हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करता हूँ, इसलिए मेरी ये पावर हर वक्त बढ़ती रहती है। जो सुनकर विंग और वांग जी बस उन्हें देखते हैं, उन्हें बो करते हैं, और वो गुरुजी भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं। फिर विंग और वांग जी उस एरे के 2 होल्स में बैठ जाते हैं जो कि वहाँ बने हुए थे। वो गुरुजी यिन और यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं
अपनी पावर को जनरेट करते हैं। उनके हाथ से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, वो पूरा एरे चमकने लगता है, जिसी के साथ विंग और वांग जी के आंखों के सामने बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। और फिर बहुत सारी लाइट्स, जैसे कि वो किसी रेनबो से गुजर रहे हो, बिल्कुल ऐसे शाइन बन चुके थे। विंग और वांग जी अपने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकालते, हालांकि उन्हें डर भी लग रहा था, उन्हें अजीब भी लग रहा था, बहुत सारी फीलिंग्स उनके अंदर जा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था उनके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। वो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं, उन दोनों के हाथ आपस में जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रही थी, दोनों की पावर्स ऑटोमेटिकली बाहर आ रही थी। जहाँ विंग की पावर फायर एनर्जी के रूप में उसकी बॉडी से उसकी सारी पावर्स बाहर आ जाती हैं, वांग जी की सारी पावर्स जो कि उसकी बॉडी में थी वो वाइट कलर की फ्लेम के रूप में बाहर आती हैं। हालांकि उस गुरुजी ने उन्हें एक बात नहीं बताई थी कि टाइम में पीछे जानते वक्त उनकी जितनी भी मैजिकल पावर्स है वो सारी की सारी उनके साथ नहीं जाएंगी, बल्कि यहीं रह जाएंगी, क्योंकि कर्ज ख़त्म करने के लिए उनकी पावर्स उनके साथ नहीं जा सकती। लेकिन विंग और वांग जी को इस बारे में नहीं पता था। उनकी पावर्स उनकी बॉडी से बिल्कुल बाहर आ चुकी थी, वहीं घूम रही थी। उनकी पावर्स उन्हीं की बॉडी का एक रूप लेते हैं, बिल्कुल उन्हीं की इमेज बन जाती हैं और वो उनके पीछे बैठ जाते हैं, जैसे कि अपने मास्टर से बिल्कुल अलग हो रहे हों। थोड़ी देर बाद विंग और वांग जी की फिजिकल बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है, बस उनकी पावर्स की जो बॉडी बनी हुई थी वो वहीं रह जाती है। वो अभी भी आपस में जुड़े हुए थे, ये तब तक रहेंगे जब तक विंग और वांग जी वापस नहीं आ जाते। और जैसे ही कर्ज टूटेगा ये भी गायब हो जाएंगे, विंग और वांग जी नॉर्मल पावर्स में आ जाएंगे, उनकी पावर लिमिटेड हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी जो कि किसी रेनबो में सफ़र कर रहे थे, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था बहुत टाइटली। दोनों के चारों तरफ बहुत सारी एनर्जी रैप हुई थी और ये एनर्जी काफ़ी अलग कलर्स की थी। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वो दोनों किस चीज़ से कवर हो रहे हो। दोनों को वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उनका सर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी उन आंखों को खोलते हैं, दोनों घास पर गिरे हुए थे। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो पहले उठ चुका था। वो देखता है विंग अभी भी घास पर लेटा हुआ है। वांग जी विंग को उठाता है, विंग अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है। ये जगह काफ़ी अलग थी, चारों तरफ घास ही घास थी। विंग इन सब चीज़ों को देखे ही जा रहा था, तभी उसके कानों में आवाज़ जाती है, विंग उठो। ये सुनकर विंग चौंक कर वांग जी की तरफ देखता है, उठकर कहता है, तुम कब उठे वांग जी? जिस पर वांग जी कहता है, मैं तो बहुत पहले ही उठ गया था, तुम इतनी देर से बेहोश पड़े हो। ये सुनकर विंग अपने उन बालों को सही करता है, कपड़ों पर घास जो लगी हुई थी उसे साफ करता है। तभी उसे वो गुरु दिखता है जो कि उन्हें यहाँ लेकर आया है। अभी उसकी सोल का छोटा सा टुकड़ा ही था जो कि उनके सामने खड़ा हुआ था, वो भी किसी बच्चे के रूप में। विंग उससे पूछता है, हमें कहाँ जाना है? जिस पर वो गुरुजी कहते हैं, मेरे पीछे चलो। और ये बोलकर वो उन दोनों को लेकर जाते हैं। ये जगह काफ़ी अलग थी, या यूँ कहे 100 साल पीछे का समय था। यहाँ पर ज़्यादातर एंशियंट चीज़ें थी, यहाँ पर एम्पर थे। विंग को कुछ समझ में नहीं आता। गुरुजी उसे एक सिटी में लेकर जाते हैं। विंग उस जगह को देखता है जहाँ पर लोगों ने एंशियंट टाइप के कपड़े पहने हुए थे। विंग के कपड़े जो कि मॉडर्न टाइम के थे, वांग जी के भी मॉडर्न टाइम के थे। दोनों ने जींस पहनी हुई थी और शर्ट पहनी हुई थी, साथ में एक जैकेट कैरी की हुई थी। मौसम काफ़ी ठंडा था। विंग और वांग जी वहाँ से चल रहे थे, कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था। ये देखकर विंग कहता है कि हमें नहीं देख सकते, जिस पर वो गुरुजी कहते हैं, नहीं, इनमें से कोई भी तुम्हें नहीं देख सकता। ये सुनकर विंग चौंक जाता है, फिर वो इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र एक पर्सन पर जाती है जो कि इधर उधर स्ट्रीट पे घूम रहा था। ये देखकर विंग कहता है, ये तो, और ये बोलकर वो रुक जाता है। तभी वो जो गुरु चल रहे थे वो भी रुक जाते हैं, वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग जहाँ एक पर्सन को घूरे जा रहा था, वांग जी भी रुककर विंग की नज़रों को फॉलो करता है। वो भी उस तरफ देखता है जहाँ विंग की नज़रें एक पर्सन पर टिकी हुई थी। वांग जी भी उस पर्सन को देखकर उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो भी शॉकिंगली कहता है, मैं क्या होगा?
और वहीं विंग और वांग जी मेंग्याओ को देख रहे थे, जो कि एक ब्रॉथल में काम कर रहा था। हालांकि वो किसी को प्लेजर नहीं करता था, लेकिन वो अभी वहाँ पर गेट पर खड़ा हुआ था और सभी को ग्रीट कर रहा था जो वे अंदर आ रहे थे। कुछ लड़के मेंग्याओ को गलत तरीके से टच भी कर रहे थे। तभी वांग जी की नज़र एक और पर्सन पर जाती है, जो कि मेंग्याओ को हल्का सा टच करता है। ये देखकर वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। विंग भी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पर्सन और कोई नहीं, जियांग चैन था। विंग ये सब देखकर पूरी तरीके से हैरान था। वहीं वो मोंक, वो गुरुजी ये देखकर कहते हैं, क्या तुम इसे जानते हो? जिस पर विंग कहता है, हाँ। वही वांग जी कहता है, ये मेंग्याओ गगा है, मेरे ब्रदर के हस्बैंड। ये सुनकर वो गुरुजी कहते हैं, ओह तो ये बात है, चलो हम इसको फॉलो करते हैं। यही हमें तुम्हारे यहाँ के वर्जन के पास लेकर जाएगा, जो कि यहाँ पर तुम्हारा रूप होंगे, या यूँ कहें तुम दोनों से मिलवाएगा। ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर वो उसकी उन गुरुजी का और उस मेंग्याओ का पीछा करते हैं। मेंग्याओ जो कि सबको ग्रीट करने के बाद फिर कहीं जाने लगता है। वो लोग उनका पीछा कर रहे थे। मेंग्याओ उन्हें नहीं देख सकता था, क्योंकि वो तीनों के तीनों इनविजिबल थे। मेंग्याओ एक बड़े से पैलेस में जाता है। ये देखकर विंग कहता है, मेंग्याओ वह ब्रॉथल में काम कर रहा था, क्योंकि विंग ने वो लैंग्वेज पढ़ी थी जो कि एंशियंट चाइनीज़ लैंग्वेज थी। हालांकि विंग को पढ़ने लिखने में इतना इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन उसे चाइनीज़ एंशियंट लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी आती थी और विंग ने वही पढ़ी थी। वो उस जगह पहुंचते हैं, वो उस बड़े से पैलेस में जाते हैं जहां मेंग्याओ काफ़ी बचते बचाते हुए जा रहा था और वो लोग खुलेआम उसका पीछा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं मेंग्याओ एक रूम के पास जाकर नॉक करता है। ये देखकर आंची कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन जब वो देखते हैं तो मेंग्याओ कि उस रूम का दरवाज़ा ओपन होता है। वांग जी सामने देखता है, सामने एक पर्सन था जो कि और कोई नहीं, लान शिचैन ही था। लान शिचैन को देखकर वांग जी खुश होकर कहता है, गगा। अभी लान शिचैन जो कि सिर्फ 24 साल के थे, वो मेंग्याओ को देखकर उसका हाथ जल्दी से पकड़कर अंदर खींचते हैं और इसी चक्कर में वांग जी, विंग और वो गुरु तीनों अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं लान शिचैन ने मेंग्याओ को वॉल पर पुश कर रखा है और वो मेंग्याओ के दोनों तरफ अपने हाथ को रखकर गुस्से से कह रहे हैं, मेंग्याओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर मेंग्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लान शिचैन से कहता है, शिचैन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर शिचैन कहता है, मैंने कितनी बार कहा है मेंग्याओ मेरा पीछा करना बंद करो। जिस पर मेंग्याओ कहता है, लेकिन तभी शिचैन गुस्से से कहता है, मेंग्याओ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मेरा पीछा करना बंद करो। जिस पर मेंग्याओ अपने उन हाथों को जो कि काँप रहे थे उन्हें शिचैन के गालों की तरफ लेकर जाने लगता है। तभी कोई उसके हाथों को एक रॉप से पकड़ लेता है। ये देखकर मेंग्याओ उस तरफ देखता है जहाँ एक लड़की थी, जिसे देखकर शिचैन कहता है, चेंशु। जिस पर चेंशु कहती है, शिचैन ये क्या है? तुम इस लड़के के साथ क्या कर रहे हो? तुम भूलो मत हमारा क्या रिश्ता है। जिस पर शिचैन कहता है, हाँ मुझे पता है तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरीके से बिहेव करोगी। हाँ मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन तुम भी जानती हो हमारा रिश्ता वो नहीं है जो दिखाई देता है। इस पर चेंशु कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे हस्बैंड हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एम्परर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ये सुनकर शिचैन कहता है, और रियली तुम एम्परर से शिकायत करोगी? चाहो तो कर सकती हो, लेकिन भूलो मत एम्परर कौन है। और ये बोलकर वो चेंशु को क्लियर करता है। वही मेंग्याओ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वहाँ से जाते हुए कहता है, शिचैन लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है ना? और ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी शिचैन चिल्लाकर कहता है, तुम यहाँ अपनी परमिशन से आए हो और इसका मतलब तुम जाओगे मेरी परमिशन से, तुम नहीं जा सकते यहाँ से। और ये बोलकर वो मेंग्याओ के उस हाथ को टाइटली पकड़ लेते हैं। वांग जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वहीं शिचैन गुस्से से कहते हैं, चेंशु निकलो यहाँ से। लेकिन चेंशु वहाँ से एक इंच भी नहीं हिलती। ये देखकर शिचैन अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और सीधा चेंशु की तरफ पॉइंट आउट करके कहते हैं, चेंशु
लेकिन तभी किसी और की भी गुस्से भरी आवाज़ आती है, ब्रदर ये क्या हरकत है। और जैसे ही ये आवाज़ विंग और वांग जी के कानों में जाती है, वो दोनों के दोनों साथ में वो गुरुजी भी तीनों शॉकिंगली सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ दरवाज़ा एक ज़ोर की आवाज़ के साथ खुलता है और उसी के साथ एम्परर लान वांग जी उस रूम में एंटर करते हैं। लान वांग जी अपने आप को एक एम्परर के रूप में देखकर पूरे तरीके से हैरान था, वहीं विंग भी बहुत ज़्यादा हैरान था। तभी शिचैन कहते हैं, वांग जी, लेकिन तभी एम्परर लान वांग जी अपनी उस तीखी नज़रों से अपने ब्रदर को घूरते हुए कहते हैं, ब्रदर ये क्या हरकत है, आप सिस्टर इन लॉ के साथ इस तरीके का बिहेव कैसे कर सकते हैं, वो भी इस लड़के के लिए जो कि ब्रॉथल से आता है। और ये सुनकर मेंग्याओ की आंखों में जो आंसू थे वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगते हैं। वहीं शिचैन मेंग्याओ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वांग जी मेंग्याओ और शिचैन को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। फिर वो चेंशू से कहता है, सिस्टर इन लॉ मेरे साथ चलिए, आपको अब इन बुज़दिलों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर चेंशू भी वांग जी के साथ जाने लगती है। तभी वांग जी रुक जाता है, उसकी नज़र कमरे में मौजूद उन तीन लोगों पर जाती है, जहां वो वांग जी को बहुत अच्छे से देख पा रहा था। ये देखकर वो चौंक कर कहता है, कौन हो तुम दोनों। और ये सुनते ही वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी हकलाते हुए कहता है, तुम एम्परर हो। वहीं वांग जी वहीं एम्परर लान वांग जी जिन्होंने बहुत हैवी रॉब्स पहने हुए थे, उनके सर पर एक बहुत बड़ा क्राउन था और उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उनकी भौहें जो बिल्कुल सीधी तनी हुई थी, उनकी आंखों में कोई भाव नहीं थे और वो अपनी उन इमोशनलेस आइज से बस उस लान वांग जी को देख रहे थे जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से आया हुआ है। दोनों एक दूसरे को ग्लेयर किए जा रहे थे। वहीं वांग जी जो कि शॉक था और एम्परर लान वांग जी जो कि शॉक तो नहीं थे, लेकिन हाँ वो बस उस लड़के को देखे जा रहे थे। फिर टर्न होकर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, मेरे पीछे आओ दोनों के दोनों। वहीं लान सिचैन शॉक थे कि आखिर किसको पीछे आने के लिए कहते हैं। लान सिचैन भी उनके पीछे जाने लगता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वांग जी उन्हें बुला रहा है, उसे और मेंग्याओ को। लेकिन जब लान वांग जी कहता है, तुम दोनों जो कि अजीब तरीके के कपड़े पहने हुए हो, ये सुनकर विंग और वांग जी समझ जाते हैं कि लान वांग जी उन्हें देख सकता है। तभी वो गुरुजी कहते हैं, हाँ क्योंकि वो तुम्हारा ही वर्जन है जो कि पुराने टाइम का है, वो तुम ही हो, बस कपड़े और टाइमलाइन चेंज हुई है। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या मैं ऐसा दिखता था। जिस पर वो गुरुजी कहते हैं अपने सर को हिलाकर, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस टाइमलाइन का लान वांग जी है। ये सुनकर वांग जी अपने सर पर हाथ रखता है। विंग को हल्की सी हंसी आती है और वो अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, हाँ लान वांग जी, ओह एम्परर लान वांग जी, वाह। और ये बोलकर वो बड़ी मज़े से चलने लगता है। वही वांग जी भी विंग के पीछे चल रहा था। वो दोनों सीधा एम्परर के रूम में पहुंचते हैं और वहीं चेंशू जैसे वांग जी उसके रूम में भिजवा देता है। चेंशू तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करती है और उसे लग रहा होता है कि कहीं एम्परर का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, क्योंकि वो दोनों लोग और किसी को नहीं दिख रहे थे, सिर्फ एम्परर को। और ये चीज़ वांग जी एम्परर लान वांग जी जो कि काफ़ी स्मार्ट थे, बहुत जल्दी ही इस बात को समझ भी जाते हैं। वो अपने रूम में आते हैं। उनके रूम में मौजूद सिंहासन पर वो बड़े ही आराम से बैठते हैं, बिल्कुल किसी राजा की तरह, जो कि वो थे भी। और वो आराम से वहाँ बैठते हैं। उनका एक पैर जो कि वहाँ पर बने एक सोने के तख्ते पर रखा जाता है और अपने एक हाथ को अपने उसी पैर पर रखते हैं। उनकी सोड़ जो कि नीचे थी वो बिल्कुल किसी शाही अंदाज में बैठे हुए थे। वांग जी और विंग उनके सामने थे, जहाँ वांग जी को लग रहा था कि क्या वो किसी राजा के सामने पेश हुआ है, क्या ये अब उसे सज़ा देगा। वांग जी इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। तभी एम्परर लान वांग जी जो कि अभी सिर्फ 26 साल के थे, वो पूछते हैं, कौन हो तुम। जिस पर वांग जी कहता है, मेरा नाम लान वांग जी है। और वांग जी की भी आवाज़ अब बिल्कुल उस एम्परर की तरह ही हो गई थी, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि कोई उस पर डोमिनेट करे।
और ये चीज़ वो एम्परर लान वांगजी भी समझ चुका था। और वो वांगजी के कपड़ों को देख कर कहता है, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम किसी और देश से आए हो और तुम मेरा नाम कैरी कर रहे हो? और तुम्हें देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम ज़रूर किसी और ही जगह से आए हो। जिस पर वांगजी कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें ये बात कैसे समझाऊँ, लेकिन मैं तुम ही हूँ। जिस पर एम्परर लान वांगजी उसे घूरने लगते हैं। जिस पर वांगजी कहता है, हाँ ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तभी एम्परर लान वांगजी कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ। ये सुनकर वांगजी कहता है, कैसे? जिस पर एम्परर लान वांगजी एक बुक की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, ये किताब मेरे एंसेस्टर्स ने लिखी थी और इसमें उन्होंने मुझे हमारे कर्ज के बारे में बताया था और उस कर्ज के ही अकॉर्डिंग मैं समझ गया था कि एक ना एक दिन कोई ना कोई हिस्ट्री से मेरे पास ज़रूर आएगा। शायद हिस्ट्री से आएगा या फिर फ्यूचर से, लेकिन कोई मुझसे मिलने ज़रूर आएगा जो कि बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा। और तुम्हें देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम मैं ही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ। जो सुनकर वांगजी कहता है, तो तुम्हें पहले से ही पता था। जिस पर एम्परर लान वांगजी बस अपने सर को हल्का सा हिलाते हैं। तभी वो विवुशान की तरफ देख कर कहते हैं, और तुम ज़रूर उस विवुशान के ही फ्यूचर वर्जन हो। जिस पर विंग कहता है, विवुशान? जिस पर एम्परर लान वांगजी कहते हैं, हाँ विवुशान हमारी दुश्मन कंट्री का, हमारी एनिमी कंट्री का एम्परर है। ये सुनकर वांगजी कहता है, क्या हम इस टाइमलाइन में भी कट्टर दुश्मन ही थे? जिस पर एम्परर लान वांगजी कहते हैं, हमारी दुश्मनी बहुत सदियों से चली आ रही है, हम तो नहीं जानते हमारे कितने पूर्वज एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। तभी वो कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उस घमंडी इंसान को यहाँ बुला सकता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आखिर मैं भी तो देखूँ मेरा एम्परर वर्जन कैसा है। जिस पर एम्परर लान वांगजी कहते हैं, वो एक नंबर का अय्याश है। और ये सुनते ही वांगजी कहता है, हाँ बिल्कुल इसकी तरह है। ये सुनकर विंग कहता है, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। और वो दोनों अभी बहस करते उससे पहले ही वो गुरुजी कहते हैं, पहले अपना काम करो। जिस पर वांगजी कहता है, ठीक है। फिर वो एम्परर लान वांगजी से कहता है, अभी तुम उसे बुलाओ। जिस पर एम्परर लान वांगजी कहते हैं, मुझे तुम नहीं कह सकते, अब आप कहो, क्योंकि मैं एक एम्परर हूँ। जिस पर वांगजी कहता है, मैं और तुम एक ही है। जिस पर एम्परर लान वांगजी को घूरते हैं, लेकिन वांगजी उन्हें गुस्से से देख रहा था। तभी एक मंत्री दौड़ते हुए आता है। एम्परर लान वांगजी अपने इमोशंस को फिर से नॉर्मल करते हैं। वो मंत्री घबराते हुए कहता है, एम्परर हमारी कंट्री पर अटैक हो चुका है। ये सुनकर एम्परर लान वांगजी गुस्से से पूछते हैं, किसकी हिम्मत हुई? इस पर वो मंत्री घबराते हुए कहता है, ये अटैक वी कंट्री से हुआ है और उन्होंने हम पर धावा बोल दिया है। हमारे बहुत सारे सैनिक मर चुके हैं, हमारी डिफेंस लाइन टूट चुकी है और अभी हमें और भी सैनिक टुकड़ियों की ज़रूरत है। और ये सुनते ही एम्परर लान वांगजी गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बंद करते हुए कहते हैं, मैं उस विवुशान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर वो जाने लगते हैं। तभी विंग कहता है, मैं भी चलूँगा, आखिर मैं भी तो देखूँ मेरा पास्ट वर्जन कैसा था। मैं भी तो देखना चाहता हूँ आखिर वो कैसा है, जो कि बिल्कुल मेरा जैसा ही है, जो कि मैं ही हूँ। और ये सुनकर एम्परर लान वांगजी कुछ देर सोचते हैं, फिर वो उन दोनों को अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाते हैं। वो उस गुरुजी को नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो उनके सिर्फ सोल का एक टुकड़ा ही था। और वांगजी एम्परर लान वांगजी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेशन नहीं थी कि वो उनको देख सके। वांगजी उनकी पावर्स को देखकर, जो कि वो युद्ध में देखता है, समझ जाता है कि इनकी पावर्स वांगजी की पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है, जो कि वांगजी के अपने वर्ल्ड में है। और वांगजी ये सब समझ पा रहा था। तभी विंग सामने देखता है, जहाँ एक पर्सन जिसने काफ़ी अजीब से कपड़े पहने हुए थे, उसके कपड़े एंशियंट थे, उसने एक शाही रोब पहना हुआ था, उसके रोब पर
फेदर्स लगे हुए थे और उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे। और साथ में उसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी जिसे वो बड़ी ही खूबसूरती से चलाते हुए सभी सैनिकों को, सभी लोगों को काटते हुए आगे आ रहा था। विंग तो बस उस पर्सन को घूरे जा रहा था। आखिर वो खुद विंग का ही तो वर्जन था। विंग अपने आप को सामने देख रहा था जो कि एम्पर वी वुशान लड़ रहे थे। वी वुशान की आइज़ जो कि बिल्कुल डार्क हो चुकी थी और वो किसी पर भी रहम नहीं दिखा रहा था, गुस्से से सबको काट रहा था। थोड़ी ही देर में वो सारी काट फाट सब कुछ करके एम्परर लान वांग जी के सामने खड़ा था। दोनों ही एक दूसरे के सामने स्वॉर्ड लेकर तने हुए थे और वही विंग के चेहरे पर एक डेविल स्मोक था, जैसे वो लान वांग जी को कह रहा हो, आज तो मैं तुम्हें हरा ही दूंगा। विंग स्मोक करते हुए कहता है, एम्परर लान वांग जी, बहुत टाइम बाद मिले। और ये बोलकर वो उन्हें एक टीजिंग स्माइल देता है, जिस पर वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, यू एम्परर वी वुशान, लगता है तुम्हारी जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। और ये सुनकर विभूषण हल्का सा लाफ करता है और कहता है, जीने की इच्छा किसकी ख़त्म हुई है ये तो पता चल ही जाएगा एम्परर लान वांग जी। और ये बोलकर वो वांग जी पर अटैक करता है। वांग जी भी उसके हर अटैक को बहुत इजीली डोमिनेट कर रहा था। दोनों के दोनों फाइट कर रहे थे। वहीं दूर से एक घोड़े पर ये लोग भी ये नज़ारा देख रहे थे, विंग और वांग जी की फाइट। उन्हें डर नहीं था कि कोई उन्हें मार देगा, क्योंकि वो इनविजिबल थे, कोई उन्हें देख ही नहीं सकता था। वो तीनों लोग ये फाइट देख रहे थे। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग उसे रोको, वो तुम ही हो। जिस पर विंग जो कि एम्परर वी वुशान को देखे जा रहा था, विंग खुद से कहता है, वाओ ये कितना अमेजिंग है। जिस पर वांग जी कहता है, विंग। जिस पर विंग कहता है, सच में कितना ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब मैं एम्परर वी वुशान, मैं सच बता रहा हूँ लान लंजा, अगर मैं कभी एम्परर होता ना, मैंने सोच लिया था अगर मैं गलती से भी कभी राजा बन गया ना, मैं बिल्कुल ऐसा ही बनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरा ड्रीम वर्ल्ड है। मुझे बस देखने दो। हाय कितना ज़्यादा मस्त है, क्या अच्छी तलवार चला रहा है। हाय, और ये बोलकर विंग तो उस एम्परर वी वुशान की तारीफें ही किए जा रहा था, यानी कि खुद की तारीफें कर रहा था। और वांग जी गुस्से से विंग को घूरे जा रहा था। वहीं इन दोनों की बहस विंग और वांग जी, यानी कि एम्परर लान वांग जी और एम्परर वी वुशान सुन पा रहे थे। विंग की आवाज़ें सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था। वो एम्परर लान वांग जी की तरफ देखता है, वो चुप है। पूरे उसमें युद्धभूमि में सिर्फ तलवारों की खनकने की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन ये कैसी आवाज़ है। तभी वी वुशान की नज़र उस घोड़े पर जाती है जिस पर वो तीन लोग बैठे हुए थे। एम्परर वी वुशान तो शॉक थे अपने वर्जन को देखकर, और वो लान वांग जी के वर्जन को देखते हैं। दोनों ने अभी भी अपने मॉडर्न टाइम के ही कपड़े पहने हुए थे और दोनों घोड़े पर बैठकर आपस में बहस कर रहे थे, जहां वांग जी आगे बैठा हुआ था। विंग ने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी और उसका हाथ एक तरीके से वांग जी के वेस्ट में ही था। उसकी जो चिन थी वांग जी के शोल्डर्स पर थी और वो वांग जी के नेक को स्निफ भी कर रहा था और बीच बीच में वहाँ पर किस भी कर रहा था, जैसे वांग जी इरिटेट हो चुका था। और वहीं वो जो गुरुजी थे वो आगे बैठे हुए थे, लेकिन काफ़ी इरिटेट हो चुके थे, क्योंकि ये दोनों शेमलेस बंदे या तो लड़ते रहते हैं या फ्लर्ट करते रहते हैं। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इनकी मदद करेंगे। और वहीं जब एम्परर लान वांग जी देखते हैं कि एम्परर वी वुशान की स्वॉर्ड थोड़ी धीमी पड़ी है, वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर एम्परर वी वुशान पर एक ज़ोरदार वार करते हैं। तभी विंग चिल्लाता है, वुशान। और जैसे ही वो वुशान चिल्लाता है, एम्परर वी वुशान की आंखें डार्क हो जाती है। एक झटके से वो एम्परर लान वांग जी की स्वॉर्ड को दूर फेंकते हैं, उनके उस घोड़े पर जंप करते हैं, उन्हें पीछे से ग्रैब करते हैं, उनकी वेस्ट से घोड़ी की लगाम को कसते हैं और सीधा दौड़ाते हुए उन दोनों पर्सन के पास पहुंचते हैं। एम्परर लान वांग जी शॉकिंगली देख रहे थे, ये क्या हुआ, इतना सडन अटैक। उनके तो मुंह आंखें खुली की खुली रह गई थी। यही कंडीशन वांग जी की भी थी। मतलब युद्ध भूमि में चल क्या रहा है। सारे सैनिक जो कि लड़ रहे थे उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है, यू एम्परर छोड़ मुझे। और जैसे ही आवाज़ वहाँ पे मौजूद उनके सेनापति के कानों में जाते हैं। दोनों के सेनापति जो कि आपस में ही लड़े जा रहे थे, गुथे जा रहे थे, ये नज़ारा देखते हैं। ये क्या है, उनके एम्परर को किडनैप कर लिया गया।
वो दोनों देखते हैं उनके एम्परर एक खाली घोड़े के पास जा रहे हैं जिनके ऊपर कोई नहीं बैठा सबके नज़रों में। लेकिन वांगची विंग को तो दिख रहा था कि वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं। विंग वहाँ जाता है जहाँ एम्परर वी वुशान वहाँ जाते हैं। वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग एम्परर वी वुशान को देख कर कहता है, तो तुम हो एम्परर वी वुशान। जिस पर वुशान जो कि एम्परर वी वुशान थे वो कहते हैं तुम। जिस पर विंग कुछ कहता तभी एम्परर वी वुशान कहते हैं तुम वही हो जिसके बारे में उस एंसेस्टर बुक में लिखा गया था। और ये बोलकर वो लान वांगजी की तरफ देखते हैं, एम्परर लान वांगजी की तरफ, जहाँ एम्परर लान वांगजी अपने मुंह को दूसरी तरफ करके कहते हैं मैं इसी बारे में तुम्हें बताने के लिए बुलाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही तुमने मेरी कंट्री पर अटैक कर दिया। और ये सुनकर एम्परर वी वुशान कहते हैं ओह ये बात है, मैं तो बस अपनी उस खानदानी दुश्मनी को आगे ही बढ़ा रहा था, सोचा युद्ध ही कर लूँ क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारे फैमिली ड्रामा से ही फुर्सत नहीं मिलती। और ये सुनकर वांगची कहता है जस्ट शट अप। इस पर एम्परर वी वुशान हल्का सा हंसते हैं, अपने हाथ को उठाते हैं और एक इशारा करते हैं। दोनों सेनाएं पीछे हो जाती हैं। देखकर विंग कहता है ये क्या है। जिस पर एम्परर वी वुशान कहते हैं तुम्हें तो पता होना चाहिए, ये तो एक चाल है। और ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। वहीं विंग के चेहरे पर भी एक स्माइल आती है। दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे कि बस इशारों में ही बातें कर रही हूँ। वहीं एम्परर लान वांगजी और वांगजी दोनों की कंडीशन सेम थी। दोनों ही इन 2 इडियट्स को देख रहे थे। जहाँ वांगजी कहता है तो तुम हो एम्परर वी वुशान। जिस पर एम्परर वी वुशान लान वांगजी की तरफ देख कर कहते हैं ओह तो तुम हो इस खड़ूस एम्परर का फ्यूचर वर्जन, काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हो, वैसे कपड़े बहुत अच्छे हैं, कहाँ से लिए। जिस पर विंग कहता है ये हमारे वर्ल्ड के हैं। ये सुनकर एम्परर वी वुशान अपने घोड़ों की तरफ देख कर कहता है और ये हमारे वर्ल्ड के हैं। जिस पर विंग कहता है अपने वाले पर ध्यान दो। जो सुनकर एम्परर वी वुशान हंस कर कहते हैं हाँ बिल्कुल, वैसे भी इसके बराबरी कोई नहीं कर सकता, तुम्हारा वाला काफ़ी सॉफ्ट है। जिस पर एम्परर लान वांगजी कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर एम्परर वी वुशान कहते हैं कहाँ बकवास कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा था कि तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो। तभी उन चारों के कानों में एक मॉन्क की आवाज़, एक ओल्ड मैन की आवाज़ आती है क्या तुम चारों अपनी बकवास बंद करोगे और काम की बात करोगे। फिर वो विंग और वांगची की तरफ देख कर कहते हैं और तुम दोनों किस लिए आए थे यहाँ पर। ये सुनकर उन्हें याद आता है कर्ज। और ये सोचकर वो उन दोनों की तरफ देख कर कहते हैं क्या आपकी फैमिली में कर्ज है। जिस पर विंग कहता है ये जगह ठीक नहीं है बात करने के लिए, चलो महल चलते हैं। जिस पर वांगची कहता है चलो मेरे महल। जिस पर एम्परर वी वुशान कहते हैं नहीं मेरे महल चलो। जिस पर एम्परर वांगची कहते हैं नहीं मेरे। वो दोनों बहस कर ही रहे थे तभी विंग कहता है मुझे भूख लगी है और कहीं ना कहीं मेरे लंजा को भी भूख लगी है, इसलिए हम लोग अभी खाना खाने के लिए चल रहे हैं, तुम लोगों को चलना है तो चलो। जो सुनकर एम्परर लान वांगजी और एम्परर वी वुशान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वो दोनों भी साथ में चलने लगते हैं। वो लोग एक इन में जाते हैं जहाँ एम्परर को देख कर तो शॉप का मास्टर डर ही जाता है, लेकिन फिर वो देखते हैं एम्परर आराम से एक अलग से रूम में जाकर बैठ चुके हैं। उनके लिए फूड आता है। एम्परर ने 4 लोगों के लिए फूड मंगाया था। तभी वो गुरुजी भी इशारा करते हैं, उनके लिए भी फूड मंगाया जाता है जो कि नॉर्मल फूड ही खाते हैं, यानी कि उनके फूड में कोई भी मीट नहीं थी, सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही था। वो लोग अपना खाना खाते हैं और फिर खाना खाने के बाद विंग पूछता है क्या तुम्हारी फैमिली में भी कर्स है। जिस पर एम्परर वी वुशान अपने वाइन को पीते हुए कहते हैं हाँ मेरी फैमिली में भी कर्ज है। जिस पर विंग कहता है कि ये वही कर्ज है। जिस पर एम्परर वी वुशान कहते हैं हाँ हमारी इस टाइमलाइन में ये कर्ज अभी भी एग्जिस्ट करता है। जिस पर विंग उस गुरुजी की तरफ देखता है। जिस पर गुरुजी अपने सर को हिलाकर कहते हैं लगता है हमें और पीछे जाना पड़ेगा, लगता है ये कर्ज हर 100 सालों का नहीं बल्कि 200 साल और पीछे जाना पड़ेगा। जिस पर वो
एम्परर विभूषण और एम्परर लानवांग जी कहते हैं नहीं, 200 से भी पीछे, क्योंकि जो हमारे पास एंशंट बुक है वो 500 साल पुरानी है। और ये सुनकर विंग कहता है क्या उसमें कर्ज के बारे में लिखा है? जिस पर एम्परर लानवांग जी कहते हैं हाँ, उसमें 500 साल पुराने तक का कर्ज लिखा हुआ है, यानी कि ये कर्ज 500 साल तक का है और इससे आगे का हमें नहीं पता। ये सुनकर उस गुरुजी की तरफ देखते हैं, जिस पर वो गुरुजी कहते हैं ठीक है तो चलो 500 साल पीछे चलते हैं। जिस पर एम्परर लानवांग जी और एम्परर विभूषण कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, आखिर ये कर्ज हमें भी ख़त्म करना है और जो आगे की टाइमलाइन होगी वो और भी डेंजरस होगी, तुम्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर विंग कहता है नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। जिस पर एम्परर विभूषण कहते हैं क्या तुम्हें स्वॉर्ड चलानी आती है? जिस पर विंग कुछ सोचता है, उसे स्वॉर्ड चलानी तो नहीं आती। तभी एम्परर लानवांग जी पूछते हैं क्या तुम्हें स्वॉर्ड चलानी आती है? जिस पर वांग जी कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बहुत अच्छी फाइट कर लेता हूँ। इस पर एम्परर लानवांग जी कहते हैं नहीं, तुम इस तरीके से नहीं जा सकते, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हमारे इस कर्ज को कौन ख़त्म करेगा और शायद हमारी फ्यूचर जनरेशन भी ख़त्म हो जाए। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो गुरुजी की तरफ देखते हैं, जिस पर वो गुरुजी कहता है ठीक है, मैं तुम चारों को 500 साल पीछे लेकर चलूँगा। और ये सुनकर वो चारों भी मान जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अब ये लोग 500 साल पीछे जाएंगे, जहाँ हम और नए कैरेक्टर्स से मिलेंगे। हालांकि वो लानवांग जी और वुशियान ही होंगे, लेकिन उनका नए वर्जन से। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।